गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इस लेसन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज जो हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इस लेसन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन बुक के बीच में आए हुए हैं, जो लेसन्स में, जो इस लेसन में जो बीच में क्वेश्चन आए हैं हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन है उसे एयर में बर्न करने से पहले या वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले साफ किया जाता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो एयर में ऑक्सीजन है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है किसका, मेटल्स का, ठीक है। और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। तो जो मैग्नीशियम है, मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम ने जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन की, ठीक है। तो कैसे होगी, Mg प्लस O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मींस जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका, और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम रिबन के चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसके कारण, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन थी उसके कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये जो बाहर लेयर बनी है, ये बनी है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की, ठीक है। इसके बाद अगर अब हम इसे बर्न करने की कोशिश करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन है उसे जलाने का प्रयास करते हैं, तब क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन है उसके चारों तरफ क्या है, एक लेयर बनी हुई है MgO की। और क्योंकि Mg पहले से ही क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो ये जो लेयर है, ये लेयर इसे प्रिवेंट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से, ठीक है। मतलब अगर एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, ये बारीक लेयर इसके चारों ओर बन चुकी है, तो आगे और ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन ना हो, इस चीज से ये जो लेयर है ये इसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। तो अब अगर हम इस रिबन को जलाना चाहते हैं, बर्न करना चाहते हैं, तो जो सैंड पेपर होता है, रेत पेपर से हम इसे पहले साफ करेंगे और साफ करने के बाद इसे बर्न करेंगे, ठीक है। समझ में आया, लिखेंगे कैसे, मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, when we store it it reacts with the oxygen of air। जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा, एंड मेक्स ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। अपने सरफेस पर क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर क्रिएट कर लेगा। दिस लेयर प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ये जो लेयर है, ये लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, ये मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ आगे रिएक्शन करने को रोक देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसे सैंड पेपर से साफ करेंगे और उसके बाद इसे बर्न करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई है क्लोरीन के साथ, तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इस रिएक्शन की हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है, और क्लोरीन क्या होता है, Cl2, ठीक है। इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, HCl होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। अब बैलेंस लिखनी थी, तो अब देखेंगे एक बार, हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट की साइड में, 2 है, लेकिन इधर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इस रिएक्शन की, ठीक है। नंबर सेकंड पार्ट को देखेंगे, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दी एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन देखेंगे, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 होता है, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट बनेगा। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये होता है AlCl3, ठीक है।
अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले एक बार देखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है ये, किस टाइप की इक्वेशन है। तो हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या हुआ, ये जो क्लोराइड था, क्लोराइड तो चला गया किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जो क्लोरीन थी वो एल्यूमिनियम के साथ चली गई, और जो सल्फेट आयन था वो चला गया किसके साथ, बेरियम के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं कि आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, और हम जानते हैं एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस किस में होती थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो यहीं पर एक क्वेश्चन और पता लगा हमें कि ये जो रिएक्शन है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह जो फर्स्ट रिएक्शन है ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, रिएक्टेंट मोर देन वन, और जो प्रोडक्ट है वो कितना, वन एंड ओनली वन प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, और ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब इसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने पर मैंने आपको बताया था, एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी यहां पर एटम्स हैं उन्हें एक एक बार लिख देंगे। तो यहां पर हमने लिखा बेरियम, फिर लिखा क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे एटम है यहां पर। इधर देखेंगे बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों साइड में सेम है। अब देखेंगे बेरियम यहां पर कितना है, वन, इधर भी कितना है, वन। कोई बात नहीं भाई, यहां पर हमने वन से मल्टीप्लाई कर दी और यहां पर वन से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन इधर है कितने, दो, तो दो से मल्टीप्लाई करी क्लोरीन में। उधर कितने हैं क्लोरीन, तीन है, तो तीन से मल्टीप्लाई की। अब दो और तीन, अगर दोनों तरफ आपको बराबर करने हैं, इक्वल करने हैं, तो इधर तीन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर दो से करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम होगा वो सिक्स होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने की थ्री से मल्टीप्लाई और यहां पर की हमने टू से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इधर रिएक्टेंट की साइड में जो क्लोरीन के साथ हमने तीन से मल्टीप्लाई की है, क्या ये किसी और एटम को इफेक्ट करता है, जी हाँ, किसे करता है, बेरियम को, क्योंकि क्लोरीन के साथ में यहां पर बेरियम भी था। तो बेरियम को जब तीन से मल्टीप्लाई हुई तो बेरियम भी यहां पर कितने हो गए, थ्री एटम्स हो गए किसके, बेरियम के। अब जब इधर बेरियम के थ्री एटम्स हो गए तो इधर भी थ्री करने पड़ेंगे, तो ये हुआ इधर बेरियम थ्री। उसके बाद अब देखेंगे इधर क्लोरीन से मल्टीप्लाई करने पर किसकी, दो की, हमने क्लोरीन से दो की मल्टीप्लाई कर दी। तब क्लोरीन के साथ में और क्या इफेक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के साथ भी किससे मल्टीप्लाई होगी, दो से, और एल्यूमिनियम पहले कितने थे इसमें, ओनली वन था, तो दो से मल्टीप्लाई किसके साथ हुई, एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम इधर दो थे, इधर देखते हैं कितने हैं भाई, इधर ऑलरेडी कितने एल्यूमिनियम है, दो है। इसके बाद सल्फर को देखेंगे, सल्फर थ्री, ठीक है। तो तीन है यहां पर सल्फर के एटम, मल्टीप्लाई कर दी थ्री से। इधर देखेंगे सल्फर कितने हैं, ओनली वन है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, थ्री से। और थ्री से मल्टीप्लाई करने पर हमने क्या देखा, क्योंकि जब हमने पहले बेरियम के साथ तीन से मल्टीप्लाई कर दी थी तो यहां पर सल्फर के साथ भी अब हो गई, ठीक है। तो बेरियम भी तीन हो गए और सल्फर भी तीन हो गए। लास्ट में एक बार सारों को चेक करेंगे कि भाई कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर फोर थ्री जा 12 है, तो मल्टीप्लाई बाई 12। इधर कितने ऑक्सीजन है, फोर, क्योंकि ये फोर ऑक्सीजन है भाई यहाँ पर, और हमने सल्फर के साथ तीन की मल्टीप्लाई की है, बेरियम के साथ भी तीन की मल्टीप्लाई की है। तो बेरियम और सल्फर के साथ इसी कंपाउंड में ऑक्सीजन भी तो है, तो चार की मल्टीप्लाई तीन से भी होगी, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दिया। अब देखते हैं एक बार कितनी कितनी आई इनकी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, और यहां पर ये टू है, ये है थ्री, और ये है कितना 12। इधर देखेंगे थ्री वन जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, और थ्री फोर जा 12। एक बार देखेंगे थ्री थ्री इक्वल है
6 इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3 एंड 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आया। अब जो बेरियम क्लोराइड है, जब हम फाइनल रिएक्शन लिखेंगे इसकी, या फिर यहीं पर कर लो, क्या करते हैं, बेरियम के साथ 3 से मल्टीप्लाई है भाई, कर दी, क्योंकि क्लोरीन के साथ भी 3 से ही थी, तो दोनों का काम एक से ही हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ है, ऑलरेडी एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पर, और साथ साथ सल्फर 3 है, और ऑक्सीजन 12 है, तो इसमें हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इधर बेरियम 3 यहाँ पर तो 1 है, तो इसका 3 बनाइए। ठीक है, उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं, 3, और यहाँ पर है 6, तो 2 से मल्टीप्लाई की थी, ये 2 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचा उधर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, वेरी गुड, 2 है भाई वहां पे तो। उसके बाद सल्फर, 3 1 जा 3, सल्फर यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो ये क्या हुई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई किसकी, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की, जब हमने रिएक्शन कराई तब। ठीक है, अब एक पार्ट इसका और है, थर्ड पार्ट इसका आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 केमिकल रिएक्शंस दी गई है, इन दोनों केमिकल रिएक्शंस के आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और साथ ही साथ केमिकल इक्वेशन में जितने भी आप कह सकते हैं कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंसेस है, उनके आपको सिंबल्स बनाने हैं स्टेट के। ठीक है, जो उसकी फिजिकल स्टेट है उसका सिंबल उसके साथ में इंडिकेट आपको करना है। देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, नंबर फर्स्ट लिख लेंगे हम, बेरियम क्लोराइड की बात हुई है तो BaCl2 लिख लिया, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, इन दोनों के सॉल्यूशन है, उसके बाद कहा गया है इन वाटर। ठीक है, तो इन वाटर का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, या किसी भी मैटर को क्या करते हैं, वाटर में डिसोल्व कर देते हैं, तो वाटर में डिसोल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, जो आपको सब्सटेंस दिया गया है उसका एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस को हम AQ से इंडिकेट करते हैं, AQ लिखते हैं जो आपका सब्सटेंस है उसके नीचे। ठीक है, नंबर सेकंड है Na2SO4, सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो भी किसमें है, वाटर में है, तो वाटर के लिए हम क्या करते हैं, एक्वस यूज करते हैं, और एक्वस को हम AQ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू, फॉर्मेशन किसका करेगा ये, रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। अब इनसोल्यूबल आप जानते हैं अघुलनशील, मैं आपसे कहता हूं कि वाटर के अंदर आप मिला दीजिए क्या, रेत मिला दीजिए, सैंड मिला दीजिए। ठीक है, तो क्या सैंड वाटर में डिसोल्व हो जाता है, नहीं, वो इनसोल्यूबल फॉर्म में उसमें ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बिल्कुल सेम ये, इसीलिए यहां पर कहा गया है बेरियम सल्फेट जो है इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल होने का कारण है कि वाटर के अंदर वो एज इट इज अपनी स्टेट में रहेगा। स्टेट कैसी होगी, वो सॉलिड स्टेट होगी, क्योंकि जो सैंड है वो कैसा होता है, सॉलिड स्टेट। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, इनसोल्यूबल जो होते हैं वे क्या है, आपके सॉलिड स्टेट में अपनी स्टेट को नहीं खोते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, बेरियम सल्फेट BaSO4 कैसी स्टेट, सॉलिड, और सॉलिड का सिंबल होता है स्मॉल s। उसके बाद एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, और सॉल्यूशन सारे कैसे हैं हमारे, एक्वस है, तो NaCl भी कैसा बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन में ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वाटर में, NaOH, वाटर में है तो एक्वस होगा, AQ लिखेंगे। उसके बाद रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तो प्लस यहां पर हमने लिखा HCl, सॉल्यूशन है वाटर में, तो क्या लिख देंगे हम, एक्वस लिख देंगे। टू प्रोड्यूस का मतलब यहां पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉल्यूशन है तो एक्वस लिख दिया, और ये है वाटर।
अब मुझे बताइए, क्या आप वाटर को वाटर में डिसोल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। या फिर आप कह सकते हैं जो मिल्क है, वाटर है, ये सभी क्या है? ये सब लिक्विड सब्सटेंसेस है, लिक्विड मैटर्स हैं, ठीक है, द्रव पदार्थ हैं। अब द्रव पदार्थ लिक्विड को हम क्या करते हैं? स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? स्मॉल एल। समझ में आया? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था वाटर में तो AQ लिखा नीचे, सोडियम सल्फेट का वाटर में सॉल्यूशन था तो नीचे AQ लिखा। बेरियम सल्फेट कैसा? इनसोल्यूबल का मतलब सॉलिड बनेगा तो सॉलिड के लिए स्मॉल s, और NaCl का सॉल्यूशन था तो उसके लिए हमने एक्वस वहां पर लिख दिया। उसके बाद जो सेकंड है उसमें NaOH कैसा है? एक्वस फॉर्म में है। और जो नंबर सेकंड HCl है वो भी एक्वस है, NaCl एक्वस बनेगा, और H2O क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता ही है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, दो बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। कोई सब्सटेंस एक्स है, उसका सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जो उसका सॉल्यूशन है उसका यूज किस में होता है? व्हाइट वॉशिंग में होता है, मतलब रंगाई पुताई में होता है, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको टाइप ऑफ इक्वेशंस कराए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब उन रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था तब एक सब्सटेंस का जिक्र मैंने किया था कि हम क्या करते हैं मार्केट से, या करते थे, अब तो सब पेंट करते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ लोग अब भी क्या करते हैं मार्केट से कली चूना लाते हैं, उस चूने को पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने पर कुछ समय के बाद ही, क्योंकि बहुत तेज रिएक्शन होती है, तो कुछ समय के बाद ही जो पानी है उबलने लगता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात हो रही है, मैंने उसका नाम क्या बताया था आपको? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उस सब्सटेंस का नाम क्या होगा? यहां पर इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा? CaO, ठीक है ना। तो नेम द सब्सटेंस एंड फॉर्मूला। जो सब्सटेंस है उसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला होगा CaO, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है ना। अब बिना बुझा चूना जो होता है उसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला CaO है। नंबर सेकंड क्या है? रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X विद वाटर। जो सब्सटेंस X था, लेकिन अब हमारा सब्सटेंस X नहीं रहा, हमने बता दिया जो सब्सटेंस है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो हम बात किसकी करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड की करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ दिखानी है हमें? वाटर के साथ। तो यहां पर लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर। वाटर क्या होता है आपका? H2O, ठीक है। अब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इनके नाम लिख लेते हैं एक बार। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। साथ ही साथ जो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका होता है क्विक लाइम। हिंदी मैंने आपको बता दिया बिना बुझा चूना, इंग्लिश में कहेंगे क्विक लाइम। ये वाटर है, और ये जो होता है CaOH की ट्वाइस, इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। इसे हम बोलेंगे स्लेक्ड लाइम या फिर बुझा हुआ चूना। जैसे इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है CaO का, उसी तरह CaOH की ट्वाइस का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबके। तो मैंने क्या बताया कि इस रिएक्शन में बहुत सारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हमें दिखानी पड़ेगी। और यहां पर क्योंकि प्रोडक्ट की साइड में बनती है तो प्लस H लिखेंगे हम प्रोडक्ट की ही साइड में। समझ में आ गया। इसके बाद नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाई डज कॉपर सल्फेट्स कलर चेंज व्हेन ए आयरन नेल डिप्ड इन इट। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों? ठीक है। अब क्यों हो जाता है उसका कलर चेंज, देखेंगे एक बार। इन्होंने कहा कि कॉपर सल्फेट है भाई, CuSO4 होता है हमारा कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में आयरन की एक हमने नेल डाल दी, निडल डाल दी, या आप कह सकते हैं कील डाल दी। आयरन की है तो ये Fe हो गया यहां पर, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने पर क्या होगा? जो आयरन है, आयरन
कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, समझ में आई बात। जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्लास में एक स्ट्रॉन्ग बेबी है और दूसरा क्या है आपका पतला दुबला सा बेबी है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो पतले दुबले को क्या करेगा, उसकी जगह से उठा देगा, भगा देगा, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे होगा, जो ये आयरन है स्ट्रॉन्ग, तो कॉपर है वीक, आयरन वीक कॉपर को यहां से भगा देगा और इसकी जगह ले लेगा खुद। तो यहां पर क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। तो क्या किया, Fe ने कॉपर को यहां से निकाल दिया और उसे अलग कर दिया, उसकी जगह ले ली खुद, ठीक है ना, समझ गई बात। तो ये कैसी रिएक्शन हुई हमारी, मैंने आपको बताया था कि जब कोई एलिमेंट किसी सब्सटेंस में से किसी एलिमेंट को या एटम को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। अब इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, उसमें हमने आयरन की एक नेल डाल दी, आयरन की नेल डालने पर रिएक्शन हुई, रिएक्शन फॉर्म होने के बाद यहां पर फेरस सल्फेट बना और इसका कलर होता है ग्रीन। तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं मैजिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो जादूगर होते हैं क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का विलयन लिया, सॉल्यूशन लिया, उसमें आयरन की एक नेल डाल दी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में को डाल दी उसने, और जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, और आप सोचेंगे कि क्या हुआ है, मैजिक हो गया, ठीक है ना। तो वो मैजिक क्या है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है खुद, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो और बहुत ही प्यारे और आसान क्वेश्चन है हमारे पास। राइट एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताया था आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस। तो उसी का एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा NaCl सोडियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो NaCl की रिएक्शन जब NH4Cl के साथ में कराता हूं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आयन है। मैंने बताया था एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन होगी इस प्रकार, NH4Cl एक साथ जाएगा और प्लस NaCl एक साथ, ठीक है, देख सकते हैं NH4 प्लस है, Cl माइनस है, NH4Cl बना लिया, Na प्लस है, Cl माइनस है, तो ये बन गया NaCl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। बहुत सिंपल था। इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे, NaCl प्लस CaCO3, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जिन बच्चों के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में नहीं आई थी वे ध्यान से देख लेंगे तो अब आ जाएगी समझ, ठीक है ना। NaCl प्लस CaCO3, Na कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl निगेटिव, और जो यहाँ पर Ca है ये कैसा है, पॉजिटिव है, और कार्बोनेट यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन जाएगा निगेटिव के साथ और निगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, और इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, Na2CO3 प्लस CaCl2, Na2CO3 प्लस CaCl2, बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन। Na उधर 2 है, यहां पर 2 बना दिए हमने, ठीक है। 2 बनाने के बाद हमने देखा कि जो भाई क्लोरीन था अब तक तो बैलेंस ही है, इधर 2 क्लोरीन है, उधर भी 2 ही है। उसके बाद कैल्शियम इधर 1 है, उधर भी 1 ही कैल्शियम है। कार्बोनेट आयन देख लो या फिर आप अलग अलग करके देख सकते हैं, कार्बन 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन 3 यहां पर भी 3। तो इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो इक्वेशन आपको दी गई है इनमें ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, और ये आप बहुत ही अच्छी तरह सीख चुके हैं। अब देखेंगे एक बार, सोडियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई गई है और यहां पर बना है सोडियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो Na होता है,
Na के पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन होता है कितना, 8 ऑक्सीजन का अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 6, ठीक है। तो जो इसका आउटर मोस्ट सेल है इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऐसे स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और यहां पर हमारे पास Na है, Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो अगर 2 Na होंगे, 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तब अगर मैं Na से Na2O में देखता हूं तो Na ने क्या किया होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या कहलाता है, डोनर कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो डोनर का ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो दाता होता है, दाता का हमेशा ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन को जरूरत थी, तो जिसे जरूरत होती है वो क्या होता है, आपका एक्सेप्टर होता है, हिंदी में ग्राही कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने यहां पर Na से क्या लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। एक्सेप्ट करने के कारण इसका क्या हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ है या अपचयन हुआ है। ऑक्सीकरण Na का Na2O में और अपचयन हुआ है ऑक्सीजन का Na2O में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सिंपल है बिल्कुल, इसे तो आप देखते ही बता सकते हैं। यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में ऑक्सीजन कम हो रही है, और ऑक्सीजन का कम होना या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन घट रही है तो वहां पर क्या है, रिडक्शन है या अपचयन है, ठीक है। नंबर सेकंड जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से H2O वाटर बन रहा है। वाटर बनने के लिए हम जानते हैं वाटर में 2:1 होता है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ऐसे ही यहां पर हुआ, हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर ली, और एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने पर यहां पर इसका हो गया क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम जानते हैं जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन की संख्या घटती है तो रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन घट रही है रिडक्शन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बढ़ रही है तो रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन अगर घट रही है तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। और अगर आपके समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है, ये तो बुक के क्वेश्चन थे जो चैप्टर के बीच में आए थे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।